नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हेलो करियर में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक करियर का सिलेक्शन एक तालिब इल्म या स्टूडेंट के लिए सबसे मुश्किल वक्त होता है। और आजकल चूँकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक तालिब इल्म को हर तरफ से मिलती है कि आज कहीं ज़्यादा दिक्कत हो गई है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारा ये ख़ास प्लेटफॉर्म आपके लिए है। हमारे साथ यहाँ मौजूद रहते हैं एक जाने माने करियर एक्सपर्ट, करियर काउंसलर, जो कि आपके करियर से जुड़ी तमाम तर चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही साथ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत ही जानी मानी शख्सियत, कई प्लेटफॉर्म पर आपने इन्हें देखा है। हम इनसे लगातार गाइडेंस भी हासिल कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, करियर एक्सपर्ट हैं, करियर काउंसलर के तौर पर भी लगातार हम इनसे बात करते रहे हैं, इनका गाइडेंस हम हासिल करते रहे हैं। संजय सिंह जी, बहुत बहुत आपका वेलकम करना चाहेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम हेलो करियर में। सर, चलिए हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और नाज़रीन आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप कुछ पूछना चाहें या अगर वालिदैन कुछ पूछना चाहते हैं अपने बच्चों के ताल्लुक़ से, उनके करियर के ताल्लुक़ से, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। डॉक्टर संजय सिंह जी, हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इधर कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि DU की जो कट ऑफ लिस्ट है उसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है और ख़ास तौर पर 100% की भी बात आ रही है। और अगर हम देखें तो केरला की तरफ से, जो केरला के जो तालिब इल्म हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ सुनाई दे रहा है। क्या उसके ताल्लुक से यहाँ पर आप हमें बताएंगे, जानकारी देंगे? हिना, देखिए, ये जो एक तरह से कंट्रोवर्सी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेके हुई है, तो अभी लगभग 10 कॉलेजों ने जो 100% का एक तरह से कट ऑफ पहली लिस्ट में निकाला था, तो उसको लेकर एक प्रश्न चिन्ह है पूरा खड़ा हो गया है पूरे सिस्टम में, पूरे मार्किंग स्कीम में, कि कोई भी बच्चा 100% लेकर आता है तब भी जाके उसका एडमिशन एक तरह से होना मुश्किल है। तो ऐसे समय में मुझे एक तरह से फिर से सोचना चाहिए मार्किंग स्कीम पे और जो शिक्षा व्यवस्था अभी चल रही है। दूसरा जो आपने सवाल उठाया कि केरला बोर्ड का जो एक तरह से मार्क्स आए हैं, उसको जो प्रोफेसर लोग हैं, कुछ लोगों ने जो यहाँ पे जुड़े हुए शिक्षा तंत्र से, उन लोगों ने एक वर्ड दे दिया कि मार्क्स जिहाद है। और ये मार्क्स जिहाद एक तरह से केरला बोर्ड के ही बच्चे सब DU में आ जाए तो दिल्ली की स्टेट के बच्चे कहाँ जाएंगे। एक तरह से ये विरोधाभास और कंट्रोवर्सी विवाद पैदा करने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, इस तरह कोई भी एक तरह का स्टेटमेंट कहें एक शास्त्रीय लोकप्रियता से अधिक कुछ भी नहीं है। क्योंकि कभी यूपी बोर्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है, कभी बिहार बोर्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है, कभी CBSE का रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है, कभी तमिलनाडु बोर्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है। ऐसे में मुझे लगता है एक बार पूरे जो एक तरह से एडमिशन प्रक्रिया को दिल्ली यूनिवर्सिटी को समझने की जरूरत है। और हिना, मैं बताना चाहूंगा कि अभी 2 दिन पहले ही हमारे विश्वविद्यालय को माननीय प्रोफेसर योगेश सिंह के माध्यम से हमें नए कुलपति मिले हैं। और पिछले 2 दिन से जो स्टेटमेंट उनका देख रहा हूं, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट ढंग से कहा है कि हम अपने स्टेक होल्डर को लेकर के चलेंगे, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे डीन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो। और वो बताए एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आए हैं, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से आए हैं, 2 वर्ष का कुलपति का कार्यकाल वहां एक तरह से वो काम कर रहे थे। उसके पहले वो बड़ौदा में थे, उसके पहले जी संजय सिंह जी, तो यहाँ पर आपने कम से कम जो हमारे तालिब इल्म हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो आगे पढ़ना चाहते हैं DU के लिए ख़ास तौर पर, जिनके मन में बहुत सारी उम्मीदें हैं, उनके मन से आपने एक बात हटा दी है। वो पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर, अपने करियर पर तवज्जो देंगे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो स्किल डेवलपमेंट की जो बात हम लगातार करते आ रहे हैं और ख़ास तौर से PM ने भी लगातार ये बात कही है, और बहुत सारे ऐसे अब डिपार्टमेंट्स हैं जिनको तरक्की दी जा रही है कि सिर्फ आपको एकेडमिक्स ही नहीं बल्कि अपने स्किल पर भी तवज्जो देनी है।
एक करियर एक्सपर्ट के तौर पर यहाँ पर हमारे इस मंच के जरिए आप क्या सुझाव, क्या मशवरा देना चाहेंगे तमाम तालिब इल्मों को जो कि आगे जाना चाहते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। एक तरह से हम हिना यहाँ कहना चाहेंगे, जो एनईपी का कॉन्सेप्ट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, वो पूरी तरह स्किल बेस्ड शिक्षा पर ही आधारित है। क्योंकि अभी तक जो हम शिक्षा दे रहे थे वो सैद्धांतिक शिक्षा दे रहे थे, और कन्फ्यूशियस जैसे बड़े दार्शनिक कहते हैं कि जब तक शिक्षा प्रणाली में प्रायोगिक और सैद्धांत व्यवहारिक चीजों को नहीं जोड़ा जाएगा तो वो सैद्धांतिक शिक्षा किसी भी रूप में बहुत कारगर नहीं होती, क्योंकि वो किसी भी माध्यम से रोजगार परक नहीं बनाई जा सकती है। तो आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्किल बेस्ड शिक्षा की बात की है, तो इसके माध्यम से मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो रोजगार के नए एवेन्यूज और रास्ते खुलेंगे। और एक तरह से सिर्फ शिक्षा में नहीं, वो कई सारे इंटरडिसिप्लिनरी एक तरह से जो अप्रोच इस तरह से लाने की कोशिश की गई है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो नए बीसी का स्टेटमेंट बहुत आशावाद पैदा करता है पूरे सिस्टम में, तो उन्होंने कहा कि हम एक तरह से पूरा इवेल्युएट करेंगे और देखेंगे कि हो सकता है ये 100% का जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन सिस्टम में बदल जाए। साथ ही साथ वो प्रोफेशनल कोर्स की तरफ उन्होंने ध्यान इशारा किया कि हम इस तरह की चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है एनईपी और प्रोफेशनल कोर्सेज को जोड़कर तो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी। अभी देखिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक विज्ञापन निकला था प्यून की पोस्ट का, 250 पोस्ट थी और उसमें 23 लाख एप्लीकेशन आए थे, जिसमें बहुत सारे बीबीए, एमबीए और एमए, कुछ 1600-1700 लोग पीएचडी वाले थे, और एक प्यून की पोस्ट जिसका मतलब 10वीं योग्यता थी आपको परीक्षा पास मतलब एलिजिबिलिटी के लिए। तो ऐसे एक तरह से इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के पढ़े लिखे बेरोजगार जो हैं प्यून की नौकरी के लिए की तरस रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्किल बेस्ड शिक्षा को लागू करने की बात की जा रही है, चाहे एनईपी का हो कि इंटरडिसिप्लिनरी हो, मल्टीलिंगुअल हो, और कहीं ना कहीं हैंड ऑन ट्रेनिंग, जो हाथ के स्किल के माध्यम से रोजगार दिया जा सके, उस तरह की ट्रेनिंग की बात की जा रही है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छी बात है। और ये इसीलिए एम्प्लॉयमेंट के लिए है कि न सिर्फ आप खुद भी रोजगार से जुड़ सकें बल्कि अपने साथ चंद लोगों को भी जोड़ सकें, और इसी तरह से एक अच्छी सोसाइटी हम तश्कील दे सकते हैं। और नाज़रीन, आपकी कॉल्स का सिलसिला भी जारी है। चलिए अब हम बात करने की कोशिश करते हैं अपने पहले कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, जी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है? जी हेलो जी, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। बोलिए सर। सर, मैं एक पेरेंट हूँ और हमारी बच्ची जो है यहाँ बीएससी कर रही है। जी तो सर उसका 3rd ईयर है, तो आप मुझे बता दीजिए कि उसका आगे कैरियर उसका कैसा होगा, उसका मुस्तकबिल कैसा होगा, क्या करना चाहिए उसको इसके आगे। सब्जेक्ट उनकी क्या है? बीबीएससी करी है, बैचलर वेटनरी साइंस में वो कर रही है। जी संजय जी। जी, तो आगे उसके लिए क्या अच्छा रहेगा, तो आप उसको तो गाइडेंस दीजिए प्लीज। जी बिल्कुल। तो नाज़रीन संजय जी से जी सर मोल्ड किया जा रहा है। तो जो बैचलर ऑफ वेटनरी ये जो साइंसेस है, इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। इसमें आप मास्टर कर सकते हैं, उसके बाद स्पेशलाइजेशन करके उसमें भी, क्योंकि आप इसमें एनिमल साइंसेस में भी बहुत सारे जो फील्ड हैं उसमें किसी एक दो चीजों में स्पेशलाइजेशन करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप देख लीजिए आज पेट डॉग से लेकर के बड़ी बड़ी बर्ड तक की एक तरह से बहुत सारे स्कोप बढ़ गए हैं। तो बहुत सारे लोग यदि बड़े शहरों में आप देखें तो इस तरह से डॉग के ट्रीटमेंट से लेके बर्ड के ट्रीटमेंट से लेके कि जानवरों को ऑर्गेनिक फूड से, उस तरह आप देख लीजिए बड़ी बड़ी डेयरी खुल रही हैं जो ऑर्गेनिक एक तरह से मिल्क वगैरह की बात कर रहे हैं और इस तरह के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके माध्यम से एक बहुत बड़ा स्कोप खुल रहा है, क्योंकि अब लोग थोड़ा सा जो है केमिकल से और एलोपैथी से लो करके कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक और इसमें यूनानी मेडिसिन वगैरह की तरफ जब जा रहे हैं ऐसे समय में, तो मुझे लगता है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेस का स्कोप भी बहुत ज्यादा आगे आने वाले भविष्य में बढ़ेगा। तो आपको इस तरह कदम उठाना चाहिए कि जहां स्कोप ज्यादा हो उसमें स्पेशलाइजेशन आपकी बेटी कर सकती है।
जी संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। आपने बहुत अच्छा इनको करियर ऑप्शन दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर। मेरी बेटी ने एमएससी मैथ किया है। एमएससी मैथ किया है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल करिए सर। एमएससी मैथ किया है। आप उसके आगे के लिए हम क्या करेंगे? बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर संजय सिंह। देखिए, एमएससी आपने मैथ किया है, लेकिन उसके बाद का आपने निर्णय नहीं लिया है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि आपको बीएससी के बाद ही बहुत सारे करियर एवेन्यूज खुल जाते हैं। और खासकर जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल प्रिविलेज मैं बोलूं तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए जम्मू स्टेट सर्विस का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहाँ पे आप नौकरी के लिए जो स्टेट सर्विस होता है, जम्मू स्टेट सर्विस का, उसके माध्यम से आप किसी भी क्षेत्र में अपने लिए अपनी योग्यता का आकलन कर सकते थे, उसमें एग्जाम वगैरह पास करके। यदि उसके बाद नहीं है तो आप एमएससी कर रहे हैं, तो अब एमएससी के बाद अब ये डिपेंड करता है कि एमएससी में आपका परसेंटेज क्या है। तो ये आप एक तो एकेडमिक के लिए रास्ता खुलता है कि आप रिसर्च में जाकर के एमफिल पीएचडी कीजिए, नेट क्लियर कीजिए, तो आपको एक तरह से टीचिंग के प्रोफेशन में जा सकते हैं। यदि आप नेट जेआरएफ करते हैं तो यूनिवर्सिटी लेवल और कॉलेज लेवल का जो है प्रोफेशन आप चूज कर सकते हैं। यदि बीएड करते हैं तो आप स्कूल लेवल का चूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप इसमें किसी में एक में स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं तो आईटी का भी क्षेत्र आपके लिए खुल सकता है ये। और साथ साथ ये भी हम कहना चाहें कि बहुत सारे एग्जाम रिलेटेड है जो आपको डिपेंड करता है, क्योंकि आपसे मैं ये सवाल नहीं पूछ पाया कि आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में। तो जीवन में सबसे पहले यह है कि आपको करना क्या है, ये चॉइस आपकी अपनी है, आपका इंटरेस्ट अपना है, आपकी रुचि अपनी है कि आपको क्या करना है। जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेंगे तो मुझे लगता है इस तरह के सवाल आपके मन में नहीं उठेंगे। जी डॉक्टर संजय सिंह जी, और लगातार आप ये बात कहते रहे हैं कि बहुत पहले से ही आज तो हर तरफ इतनी ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि बहुत आसान है अपने करियर के बारे में सोचना। सर हमारे पास बहुत सारे ऐसे सवाल भी आ रहे हैं, कुछ जो बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स, वो ये जानना चाहते हैं कि अगर वो किसी लैंग्वेज को लेकर यूपीएससी जैसा बड़ा एग्जाम देना चाहें तो क्या उनके लिए उनका जो करियर है वो अच्छा हो सकता? ये सवाल इसलिए यहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा कि एक तालिब इल्म है, उन्होंने बाकायदा उर्दू सब्जेक्ट लेकर यूपीएससी का इम्तिहान बहुत ही अच्छी रैंक से पास किया। उसके बाद से लैंग्वेज को लेकर और इस तरह के बड़े इम्तिहान में किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, इसमें बेहतरीन रहनुमाई आप कर सकते हैं सर। हिना, मैं बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छा सवाल है। आपने भाषा पर ध्यान दिया, लैंग्वेज पे ध्यान दिया। हम कहना चाहेंगे कि यदि यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को आप देते हैं तो सीसैट एक कॉमन एग्जाम होता है जो सभी को पास करना है। और सीसैट थोड़ा सा आसान टेक्नोलॉजी के, इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए इसलिए होता है कि उसमें मैथमेटिकल एबिलिटी के कुछ सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं। तो यदि वो पहला स्टेप आप प्रिलिमिनरी राउंड का पास कर लेते हैं तो मुझे लगता है मेंस में यदि आप लैंग्वेज लेकर के अपना मेंस देते हैं तो आपके सिलेक्शन का चांस ज्यादा हो सकता है। क्योंकि ये पिछले 5 साल का ट्रेंड देखें तो चाहे वो उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, चाहे वो मैथिली हो, चाहे वो पाली भाषा हो, कोई भी भाषा रहा हो, जो भी इसमें स्कोर दिया है कि उसका जो परसेंटेज रहा स्कोरिंग का यूपीएससी में बहुत अच्छा रहा। एवरेज दूसरे सब्जेक्ट में, चाहे वो साइंस के रहे हो चाहे ह्यूमैनिटीज के रहे, उसकी अपेक्षा लैंग्वेज का जो परसेंटेज रहा और सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो रहा, जितने बच्चे बैठे रहे उसके एक तरह से औसत निकालें तो भाषा वाले ज्यादा निकले हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भाषा को लेकर के यदि आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो एक तरह से सिलेक्शन चयन का जो है रास्ता आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आप ज्यादा स्कोर करेंगे तो आपको इंटरव्यू तक पहुंचने का रास्ता ज्यादा आसान हो जाता है। तो मुझे लगता है इस नजरिए से यदि हम देखें तो मेंस के लिए जो है लैंग्वेज जो एक सब्जेक्ट होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। वो उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की सोच रखते हैं, जो उस परीक्षा को देना चाहते हैं। जी और संजय जी, यहाँ पर हम बहुत जल्दी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम के लिए तैयारी कब से शुरू की जाए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और लगातार हम अपने नाज़रीन को ये बताना चाहते हैं कि फौरी तैयारी नहीं बल्कि इसके लिए लॉन्ग टर्म आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। सर देखिए, मैं हिना ये बताना चाहूँगा, इस तरह के
सवाल, चूंकि मैं काउंसलिंग करता रहता हूं और जो बच्चे मुझे जानते हैं, तो चैनल के अलावा भी मेरे पास बहुत सवाल इस तरह के आते हैं कि सर कब से तैयारी करूं, क्या पढूं, क्या नहीं पढूं, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। तो पिछले एपिसोड में भी मैंने पिछले सैटरडे को आपको बोला था कि यूपीएससी का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहां आज ज्यादा जितना इंफॉर्मेशन है, जैसे जब हम लोग पढ़ते थे तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट थी, कुछ किताबें बहुत अच्छी थी कि सुभाष जो है क्या नाम बोल सुभाष कश्यप जी की किताब जी। डॉक्टर संजय सिंह जी, आपसे हम लगातार इसी तरह से रहनुमाई हासिल करते रहेंगे। वक्त अब हमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन पूरे न्यूज़ 18 उर्दू की हम टीम की तरफ से आपने जो हमें इतना कीमती वक्त दिया है उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। प्रोग्राम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब। बहुत बहुत